अच्छा, पैरासाइट के बारे में बता रहे थे, किसके बारे में? पैरासाइट। हाँ, पैरासाइट यानी इसको हिंदी में परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। हाँ, परजीवी का मतलब ये होता है, इसका हिंदी का मतलब है, इसका क्या है? हिंदी है। इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं और हिंदी में परजीवी कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा चुके हैं पहले भी, लेकिन ध्यान में नहीं होगा। ठीक है, तो ना लिखेंगे। तो परजीवी का काम क्या होता है, लिखा हुआ है तुम लोग के पास? परजीवी होता क्या है? परजीवी दो तरह से होता है। एक परजीवी पहले उसको कहते हैं जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसको परजीवी कहते हैं। चावल खा के जिंदा रहते हैं। वो नहीं, तो दूसरे जीव पर निर्भर रहने का मतलब कि किसी ना किसी जीव पर वो निर्भर ही रहता है, किसी ना किसी जीव पर निर्भर ही रहता है। जैसे दो तरह से निर्भर रहता है, एक तो शरीर के अंदर घुसकर निर्भर रहता है और एक शरीर के ऊपर, एक शरीर के ऊपर। हाँ, जैसे हमारे सर में जू आ जाते हैं, जू मतलब समझते हो? ढीला, वो भी परजीवी है। और हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर फीता कृमि, टेप बर्म, हुक बर्म, ये सब जो होता है परजीवी हमारे शरीर के अंदर भी होता है। कहाँ होता है? अंदर। तो परजीवी दो तरह से प्रवेश करता है। कितने तरह से? दो तरह से, एक बाहर एक अंदर। तो उसी में कुछ उदाहरण लिखाए थे कि गोल कृमि, लिख ली, याद आया। गोल कृमि और गोल कृमि हो गया था, हुक बर्म हो गया था, टेप बर्म हो गया था, और एगो अमरलत्ता भी एक परजीवी है। अमरलत्ता भी एक परजीवी है, लेकिन वो जीव जंतु पर नहीं, वो पेड़ पौधों पर होता है। कहाँ पर होता है? पेड़ पौधों पर। देखना कहीं कहीं पे पेड़ के ऊपर पे लत टाइप का, थोड़ा हल्का पीला टाइप का होता है, रहता है, लत टाइप का, वो परजीवी है। वो क्या है? परजीवी जो लटकता है, उसमें पत्ता नहीं होता है, उसमें ना होता, एकदम सीधा रहता है। हाँ, तो उसको परजीवी कहते हैं। उससे बहुत फायदा भी होता है। उस अमरलत्ता एक औषधि पौधा है। क्या है? औषधि। वो औषधि मतलब क्या? बहुत सारे रोग में काम आता है, बहुत सारा रोग में काम आता है, इसलिए उसको आदमी हाँ पीता है। जैसे कि पेट में अगर गैस बन रहा है तो अमरलत्ता का बुखार भी रस निकाल के उसका सेवन करो तो ठीक हो जाता है। बुखार बहुत सारा रोगों में काम आता है, इसलिए उसे औषधि पौधा कहा जाता है। और वो एक प्रकार का परजीवी है, क्योंकि वो जमीन पर नहीं उगता, वो पेड़ से ही अपना पोषण करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि पेड़ है ना, ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ये नीचे से न लत जाकर ऊपर से आता है, इसी के टहनियों से निकल जाएगा, इसी के टहनी से निकलकर टहनियों में होकर पूरा वृक्ष को ढक लेता है, पूरा वृक्ष को ढक लेता है। हाँ, ढेरी मिलेगा, बस मिट्टी सब में देखना ना। हाँ। उसको अमरलत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरलत्ता। जो कि परजीवी है, जो कि परजीवी, क्योंकि इसमें परजीवी का गुण है, क्योंकि ये भी जीव है, ये भी एक जीव है, मतलब कि ये भी सांस ले रहा है, पेड़ पौधा सांस ले रहा है, उस पर ये अपना पास अति कर रहा है, पोषण कर रहा है, उस पर वो अपना पोषण कर रहा है। ठीक है, तो ये तो अमरलत्ता वाला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है एग्जाम्पल में, परजीवी का एग्जाम्पल में। ठीक है, परजीवी जो लिखा होगा उसके एग्जाम्पल में। अच्छा, एंटाबीबा, हाँ, हिस्टोलिका,
एंटामीबा हिस्टोलिका। ये भी एक पैरासाइट है, ये भी एक पैरासाइट है, यानी ये भी एक परजीवी है। एंटामीबा हिस्टोलिका परजीवी है और इसका साइकिल चलता है, लाइफ साइकिल चलता है इसका। ये भी शरीर के बाहर भी रहता है और अंदर भी रहता है। शरीर के बाहर रहता है तो ये हानि नहीं पहुंचाता है। जब शरीर के अंदर चल जाए तब ये हानि पहुंचाता है। बाहर रहेगा तो नहीं, बाहर किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा और अंदर जाएगा तब ये हानि पहुंचाएगा। शरीर के अंदर जब जाए, हाँ, और इसके वजह से शरीर में जो ये खास करके आंत को प्रभावित करता है। प्रभावित तो पूरे शरीर को करता है। आंत, हमारे शरीर के अंदर आंत, हाँ आंत है, आंत ये रहती रे, हाँ आंत, लीवर, ब्रेन, ये सब को प्रभावित करता है। ये एंटामीबा हिस्टोलिका क्या, ये सब चीज़ को प्रभावित करता है। ये वाला जो एंटामीबा हिस्टोलिका है, ये मनुष्य के शरीर में जाने के बाद ये अपना कार्य करने लगता है और फिर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किस तरह से जाता है। जैसे कि किसी मनुष्य में गया, किसी मनुष्य के शरीर में गया, वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे एक भी ये वाला अमीबे का प्रकार है, अमीबे का प्रकार है। जब शरीर के बाहर रहता है तो इस टाइप का होता है, इस टाइप का, कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। शरीर के बाहर, जब शरीर के अंदर चल जाता है तब ये खतरनाक टाइप, ये टाइप का बना लेता है, इस टाइप का। माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ ऐसा ही दिखता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये जब शरीर के अंदर जाएगा तो ये पहले ही अगर एक भी अंदर शरीर के अंदर चल गया तो ये इस तरह का कम से कम 8 गो बनाएगा, लगभग 8 गो। वो 8 गो फिर अपना संख्याओं को बढ़ाएगा, अपना संख्या को बढ़ाएगा। और फिर एक आदमी से सोचो कि दूसरे आदमी में कैसे जाता है, कैसे जाता। जब किसी आदमी को अंदर में ये वाला बीमारी रहे, ये वाला बीमारी रहे, एंटामीबा हिस्टोलिका बीमारी रहे, तो वो खाना पीना खाएगा, खाना पीना खाएगा। तो खाना पीना जब पचेगा, खाना पीना जब पचेगा तो इसका मतलब वो पचेगा तो बाथरूम जाबे करेगा। बाथरूम में जाएगा तो अपना साफ़ सुथरा जो करेगा, अगर साफ़ सुथरा बाथरूम से आकर उसके बाद हाथ गोड़, अगर हाथ बढ़िया से ना धोए और वही हाथ से अगर वो खाना पीना पका ले या उसके साथ कोई खा ले तो वो ये उसको भी आप समझिए फैल। हाँ, वही हाथ से अगर वो खाना पीना पका ले और या तो किसी के साथ खा ले तो उसके थ्रू ये फिर दूसरे मनुष्य में चल जाता है, दूसरे मनुष्य में चल जाता है और फिर दूसरे मनुष्य को प्रभावित करने लगता है। और इसका लक्षण क्या हो जाता है कि मतलब इसका लक्षण यही है कि हैजा कोलरा सुने हो ना, हैजा, किसी को हैजा हो जाता है, हैजा बीमारी यही परजीवी के वजह से होता है, हो जाता है। तो उसका इलाज है, डॉक्टर बहुत सारे इलाज निकाला गया है, डॉक्टर के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा बहुत सारा इलाज निकाला गया है। इसका एक गोली का भी नाम है, रुको बताते हैं इसका गोली क्या था। गोली भी, हाँ दवाई, अगर ये वाला बीमारी हो जाए तो उसके लिए दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट आता है, हालांकि है तो बहुत सारा टैबलेट, लेकिन ये भी टैबलेट कामगार है। जो कुछ ना हुआ है खा लेगा इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे खा लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये टैबलेट है टीनी डेजोल, टीनी डेजोल, एक टीनी डेजोल है, एक मेट्रोनी डेजोल है। पता नहीं कितना है, लगभग। हाँ, हम भी सही है, तुम लाता है ना दवा। ये 2 टैबलेट है जो कि कभी कदार अगर हो जाए तो ये वाला दवाई खा सकते हो। ये वाला दवा टीनी डेजोल और मेट्रोनी डेजोल।
नहीं हो ये तो इसको खाना चाहिए ना। ऐसे कायल खाओगे? ऐसे जब कोई बीमारी ना रहेगा तो दवाई खाओगे क्या? नहीं खाओगे। बुखार रहेगा तब अच्छा दवाई नहीं। खाते हैं। ये एंटवीवा हिस्टोलिका के बारे में था। इसके बारे में उतार दो। इसके वजह से ये किसको किसको प्रभावित करता है? प्रभावित करता है आंत, 8 ना आंत आंत को प्रभावित करेगा, यकृत को प्रभावित करेगा, एग्जाम्पल लिख ले सीधे। हाँ, यकृत को प्रभावित करेगा, मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, मस्तिष्क को प्रभावित करेगा और सारे अंग को प्रभावित कर सकता है। ETC ये उदाहरण में लिख लो कि ये किस किस अंग को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल में कहाँ पर मिलता है? कहाँ कौन चीज? एंटवीवा हिस्टोलिका ये परजीवी होता है। परजीवी ने कहने का मतलब ये है, कहाँ पर मिल सकता है? कहाँ पे? हमारे शरीर के अंदर मिलेगा, हमारे खून में मिलेगा। अगर ये वाला बीमारी रहे तो हमारे खून में भी हो सकता है। ये हीमोग्लोबिन को मार देता है। इसके आपका उतारेंगे गोल गोल। हाँ, जब ये शरीर के बाहर रहता है तो इस फॉर्म में रहता है। शरीर के बाहर रहेगा तो इस फॉर्म में, और शरीर के अंदर जाने के बाद ये अपना संख्या कम से कम लगभग 8 गो बना लेता है। एक जाने पर शरीर के अंदर 8 गो ये बना लेता है। दे दिए। और ये क्या बंदा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये अपना काम करता है एंटवीवा हिस्टोलिका। ठीक है, तो इसके बारे में उतारो फिर कराते हैं। कहता है। नहीं सही बोला, 1 किलो 4 ग्राम हम लोग 1.5 kg लिखा होगा अधिकतर बुक में। 1.4 kg लिखा होगा मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क का वजन 1.4 kg। ये पुरुषों का होता है। किसका होता है? पुरुषों का होता है। लेकिन पुरुषों का होता है, लेकिन स्त्री या महिला का 1.3 kg लगभग होता है। ये अप्रोक्स होता है, मतलब कि फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं, आप किसी का इतना बड़ा माथा रहेगा तो उसका 1.4 kg रहेगा का? नहीं रहेगा, बड़ा रहेगा। यानी लगभग इतना होता है। ये निश्चित नहीं है कि इतने होगा, लगभग में इतना माना जाता है। और लड़कियों का 1300 और कहीं कहीं तो 1350 ग्राम लिखा रहता है। पुरुषों का औसत वजन, मस्तिष्क का औसत वजन 1350 ग्राम। और मोना गया इतना। हाँ, तो क्या बात समझ में आया? ऐसा नहीं है कि लड़कों का दिमाग अगर बड़ा है तो उसको ज़्यादा बुद्धि है। नहीं, दिमाग तुमसे भी ज़्यादा काम करता है लड़कियों का। कैसे समझ में आएगा? आगे चल के। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या पढ़ेंगे? मलेरिया परजीवी के बारे में। ये भी परजीवी है, मलेरिया परजीवी। एग्जाम्पल में ये भी था, परजीवी के अंतर्गत एग्जाम्पल में था मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी। ये परजीवी किस में पाया जाता है प्रायः? यह परजीवी कोई बता सकता है? यह परजीवी प्रायः किस में पाया जाता है? मच्छरों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मच्छर, पिपरी भी नहीं सब। नहीं, खाली मच्छर है। मच्छर में ही ये परजीवी पाया जाता है। वो भी कौन? मादा एनफ्लीज मच्छर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मेरी बहन को यही बीमारी हाँ, वो भी मादा एना मच्छर ना जो उड़ता है। खाली 4 कलकत्ता से 3 आए, 4 एनाफ्लीज मच्छर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर में। ये पुरुष एनाफ्लीज मच्छर में नहीं पाया जाएगा, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर में पाया जाता है। जो इसका मतलब कि, और इसी को काटने के बाद लोगों को मलेरिया बुखार हो जाता है। इसी के काटने के बाद मलेरिया बुखार हो जाता है। पेड़ डाउन हो जाए। हाँ, ये नहीं कि मच्छर काटा तभी होगा। इससे इसको काटने के बाद जो बहुत ज़्यादा बुखार आने लगता है, बहुत ज़्यादा बुखार आने लगता है, और इससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा। हाँ, तो ये मच्छर हालांकि बहुत खतरनाक होता है,
ये मच्छर बहुत खतरनाक होता है। ये घरेलू मच्छर नहीं होता, ये घरेलू मच्छर जो हम लोग को काटता है वो मच्छर नहीं होता। ये दूसरा मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता ये है। कचरा और में ज्यादा और इसी में मलेरिया परजीवी पाया जाता है। मलेरिया कचरा में ज्यादा। अब कहाँ मिलता है भारत में? मलेरिया परजीवी का भारत में 2 प्रकार होता है, हालांकि मलेरिया परजीवी का 4 प्रकार है। हालांकि मलेरिया परजीवी का कितना प्रकार है? 4%। हाँ 4 प्रकार। लिखा दें क्या वो 4 प्रकार क्या क्या है? हाँ। ठीक। अभी उतारेगा तब उतार गया सबका। चलो तो यहाँ समझो, यहाँ समझो क्या होता है मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी होता क्या है? तो ये एक प्रकार का पैरासाइट है, ये भी एक प्रकार का क्या है? पैरासाइट परजीवी है, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मादा एनोफिलीज मच्छर में। इसका 4 प्रकार होता है। 4 प्रकार का ये मलेरिया परजीवी 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। भारत में प्राय ये दोनों पाया जाता है, ये सब नहीं पाया जाता, ये दोनों पाया जाता है, वाइवेक्स और फेल्सीफेरम, वाइवेक्स और फेल्सीफेरम। और इसको काटने के बाद कम से कम 12 से 14 दिन के बाद बुखार आना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? 12 से 14 दिन के बाद बुखार आना शुरू हो जाता है। कौन देखे? यानी मच्छर को ये जब मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा तो 12 से 14 दिन के बाद बुखार आना शुरू हो जाता है। ठीक क्या होता है? ठीक, डॉक्टर के पास जाओ। हाँ। कितना दिन लगता है? ये देगा अपना दवाई खाओगे तो हाँ। बचाओगे। तो ये भी खत्म हो गया, परजीवी के बारे में समझ में आ गया परजीवी क्या होता है। हाँ। हालांकि सब मादा एनोफिलीज मच्छर में नहीं पाया जाता है, अधिकतर मादा एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है। अधिकतर, कुछ में नहीं पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। पुरुष मच्छर में नहीं पाया जाता, सिर्फ मादा एनोफिलीज। तो एग्जाम में कभी कदार आएगा कि जो मलेरिया होता है किस मच्छर के कारण होता है, तो यहाँ उसका आंसर करोगे मादा एनोफिलीज मच्छर। बात समझ में आया? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। तो ये परजीवी का सारा उदाहरण ख़त्म कर दिए हैं, सारा उदाहरण बता चुके हैं। और इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद फिर इसको देखें, बेहतर समझ में आएगा। और उसमें बहुत सारा इसका प्रपोशन का 2 टाइप बता चुके हैं। अब एक होता है, इसको मिटा दें, ये सर एक, हाँ अब प्रपोशन का तीसरा प्रकार, प्रपोशन का तीसरा प्रकार होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसका मतलब होता है प्राणी संपोषण। हाँ, प्राणी, ये कोई बड़ी बात नहीं, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। और इसी के अंतर्गत बड़ा जितना जीव है सब आ जाता है। इसी के अंतर्गत बड़ा जीव जितना है सब आ जाता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता सब इसी के अंतर्गत आ जाता है, सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। आदमी आ जाता है। हाँ, आदमी भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। और इसका एग्जाम्पल वही लिख सकते हो जो बोले अभी, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, ये सब प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। भले ही इसका भोजन, रहने का, रहन सहन, खाने पीने का तरीका अलग हो सकता है, खाने पीने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये सब आ जाता है किसमें? प्राणी संपोषण। ये प्रपोषण का तीसरा प्रकार था, प्रपोषण का तीसरा प्रकार था। पहला प्रकार जो बताए थे, क्या बताए? मृतजीवी प्रपोषण। पहला क्या बताए थे? मृतजीवी प्रपोषण, दूसरा परजीवी प्रपोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। ये प्रपोषण का प्रकार है। और
एंटमीबा वो परजीवी का प्रकार था, एंटमीबा हिस्टोली का। परजीवी भी पहला वो परजीवी का उदाहरण था, एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी संपोषण में जो होता है, प्राणी संपोषण का जो जीव होता है, इसमें भोजन ठोस के रूप में भी ग्रहण कर सकता है, तरल के रूप में भी भोजन ग्रहण कर सकता है, दोनों रूप में ग्रहण कर सकता है। और ये वाला जो जीव है सबसे खतरनाक भी होता है, ये वाला जीव सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत मनुष्य आता है, और मनुष्य से ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नहीं हो सकता है। मनुष्य से ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ है क्या? नहीं है, शेर। शेर से ज़्यादा खतरनाक मनुष्य है। शेर को पिंजरा में बंद कौन कर सकता है? मनुष्य बंद कर सकता है। तो बोल रहा कि लड़ने का साथ नहीं, लड़के जीते बड़ा बड़ा हाथी को बस में कर देता है मनुष्य, तो मनुष्य से खतरनाक और क्या हो सकता है? हैं? जब समुद्र में उतना बड़ा व्हेल को मार सकता है, तो इससे बड़ा खतरनाक और कौन जीव हो सकता है? मनुष्य से बड़ा खतरनाक जीव, और मनुष्य से अच्छा जीव और मनुष्य सबसे खतरनाक जीव कोई नहीं हो सकता है। मनुष्य को अगर शेर खा लेगा तो शेर मनुष्य को खा लेगा, यानी शेर को मनुष्य खा लेगा। शेर को भी खा क्योंकि चाइना में देखो ना, मगरमच्छ तक को खा जाता है इंसान। तो शेर क्या कीजिए? मगरमच्छ को भी खा लेता है, उसको डिश के प्रकार में रख देता है कि ये जो है ये वाला अलग से है, ये वाला कुछ उच्च क्वालिटी का है। चाइना में देखना, चीन में वो क्या कहते हैं, हम लोग के यहाँ जो वो डपठी सब में लकड़ी के अंदर जो क्या कहते हो कीड़ा सब जो निकलता है, हाँ निकलता है, पिल्लू सब, उसको निकाल के वो सब खा जाता है, जुगटी खा जाता है, जोक खा जाता है। वहाँ पे कोई ऐसा जीव नहीं बचा है जिसको चाइना का लोग नहीं खाया है। हाँ, तो ये प्राणी संपोषण के अंतर्गत जो जीव आता है वो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, इसमें कुछ ये भी आ जाता है, जैसे अमीबा भी कुछ अमीबा भी आ जाता है इसमें, कुछ अमीबा, मेढक, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो ये प्राणी संपोषण के बारे में समझ में आ गया, प्राणी संपोषण के बारे में समझ में आया। यानी प्राणी संपोषण होता क्या है? प्राणी संपोषण होता ये सब चीज पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव पर भी निर्भर रहता है, गाय बकरी भैंस, ये सब चीज पर, अनाज पर निर्भर रहता है, मांस पर निर्भर रहता है, घास फूस पे, साग सब्जी पे, सब चीज पे निर्भर रहता है। सिर्फ इंसान नहीं, गाय सर, हाँ गाय भैंस भी, हाँ, सब कुछ इस प्राणी संपोषण के अंतर्गत आ जाए। हाँ, बड़ा जीव में से बड़ा जीव जितना है सब आ जाएगा, ठीक है, प्राणी संपोषण के अंतर्गत। भले ही इसका भोजन करने का तरीका अलग होगा, रहने का तरीका अलग होगा, लेकिन ये सब प्राणी संपोषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया, ये तीनों चीज हो गया कंप्लीट। हाँ। टाइम कितना हो गया? 8:30। चलो इसके बाद पढ़ा देते हैं पौधों का पोषण। पौधों का पोषण कैसे होता है? जीवों का तो पोषण हो गया, जीवों का पोषण हो गया, अब पौधों का पोषण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको उतारो पहले। ऐसे भी इसमें देखो ना, इसमें दो अगर होलोजोइक को तोड़ोगे ना, ये होलोजोइक को तोड़ोगे, ये होलो प्लस जोइक, जोइक, होलो प्लस जोइक, ये ग्रीक भाषा में होलो और जोइक टूटा हुआ है, ठीक है। तो होलो का मतलब होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह, पूर्ण रूप से या पूरी तरह, पूरी तरह। और जोइक का मतलब होता है जंतु जैसा। जोइक का मतलब क्या होता है? जंतु जैसा, जंतु जैसा दिखने वाला, ये जंतु जैसा दिखता है, क्योंकि ये पूरी तरह जंतु के जैसा दिखेगा। क्या तुम कीट मकोड़े को देखोगे तो उसका आंख झलकेगा, शरीर नहीं झलकेगा, टेंग नहीं झलकेगा,
कुछ नहीं दिखे, कुछ ना कुछ अधूरा दिखते रहता है, कुछ ना कुछ अधूरा हर जगह दिखते रहता है। लेकिन इसमें तो लेकिन इसमें जो है हाथ भी दिखेगा, पैर दिखेगा, आंख दिखेगा, मुंह दिखेगा, सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा। इसीलिए बोलता है इसको होलोजोइक, इसलिए इसका नाम दिया गया है प्राणी संपोषण को। मक्खी को हड्डी क्या होता है? सर मक्खी को नहीं, वो कीट पतंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कीट पतंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मतलब यादें रहता है। हाँ, पौधों में इंक लाए हैं, नहीं लाना। पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। अब ये क्या पढ़ रहे हैं? पौधों में पोषण। तो एक बात बताओ, पौधों में पोषण कैसा होता है? पौधों को भोजन बनाना पड़ता है क्या? हाँ? हाँ, खुद में बनाना पड़ता है, अपने शरीर के अंदर बनाना पड़ता है। और शरीर के अंदर जब उसका भोजन बन जाए तो वो क्या हो जाता है? स्वपोषी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वपोषी, यानी ऑटोट्रोफिक। वह तो प्रायः सब नहीं होता है, प्रायः सब पौधा नहीं होता है, अधिकतर पौधा ऐसा होता है, अधिकतर पौधा ऐसा होता है, ज्यादा ऐसा ही होता है। और कुछ पौधा अलग प्रकार का होता है, कुछ पौधा अलग प्रकार। हाँ, कोई धूप से भी, धूप से तो बनाता ही अधिकतर पौधा भोजन, अधिकतर पौधा धूप से अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है। प्राय किससे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। प्राय पौधा भोजन किससे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। वे पौधा, कहने का मतलब वे पौधा जो ये क्रिया द्वारा भोजन नहीं बनाता है, ये तो प्रकाश संश्लेषण। और कुछ पौधों में होता है कि जो कि प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होता है, तो वो भी हालांकि पौधा ही तो होता है कि नहीं? वो भी पौधे तो है। तो जो जिसमें प्रकाश संश्लेषण की करने की क्षमता नहीं होता है, वो दो प्रकार का पौधा होता है, एक मृतजीवी, एक मृतजीवी जिंदा जीवी, और एक दूसरा परजीवी। परजीवी, ये दो प्रकार का पौधा होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने के परजीवी में हाँ, मृतजीवी, मृतजीवी को इंग्लिश में सेप्रोफाइट्स कहते हैं, सेप्रोफाइट। और इसको परजीवी को इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते कभी बताया गया। हैं, जो उससे पहले बताया गया था। ठीक है, पैरासाइट के बारे में बताया गया था। मृतजीवी का पौधा का उदाहरण अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो गोबर छत्ता। गोबर छत्ता का नाम सुने हो? गोबर, हाँ सुने। हाँ, गोबर छत्ता वो अमरलता था, वो परजीवी के अंतर्गत आता था, वो परजीवी के अंतर्गत आता था। वो ये वाला पौधा इसमें आ जाएगा अमर छत्ता। गोबर छत्ता जो गिरनी सब लगाता है, नहीं, लगाता है छत्ता कहीं पे, गोल गोल देखना, छाता टाइप का, जिसको हम मशरूम कहते हैं, जिसको हम मशरूम कहते हैं। हाँ, खाता फरता है, उसको गोबर छत्ता कहते हैं। वो क्या करता है? मृतजीवी पोषण, मतलब कि सड़ा, जैसे पेड़ को काट के फेंक दिए, कहीं सड़ गया है, और उस सड़ा हुआ भाग से अपना पोषण करता है, सड़ा हुआ भाग से अपना पोषण करता है। वो पौधे के तो अंतर्गत आता है, लेकिन सड़ा हुआ पौधा का इस्तेमाल करके अपना भोजन का पाचन करता है। जैसे देखना कभी कदार गबोरी वगैरह सब रखा रहता है, फूस वगैरह सब रखा होता है, तो उसमें भी निकल जाता है, उसमें भी निकल जाता है। हाँ, तो उसको कहते हैं गोबर छत्ता। उसको क्या कहते हैं? गोबर छत्ता, जिसको इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। और परजीवी के अंतर्गत अमरलता आ जाता है, और सब है कैक्टस का पौधा सब, और दो चार गो पौधा है जो कि परजीवी के अंतर्गत आता है, जो कि, और कुछ मांसाहारी भी पौधा होता है, कुछ मांसाहारी भी पौधा होता है, वो भी परजीवी के अंतर्गत आता है, वो भी परजीवी के अंतर्गत आता है। बात समझ में आया? तो ये पौधों में पोषण कैसे होता है? एक तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है,
और जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है, वो पौधा दो प्रकार का होता है। एक मृतजीवी पौधा होता है और दूसरा परजीवी पौधा होता है। दूसरा परजीवी पौधा है। बस आज इतने ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। उतारेंगे ना। हाँ, अगर आप अभी तक मेरे बारे में नहीं जाने हैं तो मैं मंडल जी स्टडी वंस पर पुनः आपका वेलकम करता हूँ। और शुरू में करना चाहिए, हालांकि शुरू में करना भूल गए पढ़ाने के चक्कर में, तो इसको इग्नोर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।